बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल, वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो है रिव्यू ऑफ CB150F, होंडा CB150F। तो इसके मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं वीडियो के। कोशिश करें कि वीडियो पूरी देखें, स्पेशली वो लोग जिन्होंने ये चीज़ परचेज़ करनी हो या उनके पास ऐसी बाइक हो जिससे वो कंपेयर कर सकें और इस बाइक के बारे में जानना चाह रहे हों। जिन्होंने ये वीडियो जिन्होंने बाय करनी है ये बाइक, वो वीडियो ज़रूर देखें पूरी, क्योंकि उससे इनको कम से कम मैं कोशिश करूँगा कि अपना ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं बाइक को और तकरीबन 16,000 समथिंग किलोमीटर मैंने चला ली है। इसमें मैंने टूर की हैं और ओवरऑल काफ़ी घुमा फिरा हूँ, तो इसमें इस बाइक से सीखने को काफ़ी कुछ मिला। तो ये बाइक जो थी, इसका रिव्यू मुझे 5,000 किलोमीटर से ऊपर रिव्यू नज़र नहीं आया। शायद मैं गलत हूँ और कोई रिव्यू होंगे डिटेल्ड यूज़र रिव्यूज़, लेकिन जो मुझे नज़र आए थे उसमें दो लोगों के मेन रिव्यू थे। एक बूट्स एंड माइल्स और सेकंड था तैमूर ताहिर के नाम से। तो इनके काफ़ी अच्छे डिटेल रिव्यू थे, लेकिन आई थिंक सो कि 5,000 या 10,000 किलोमीटर तक उन्होंने रिव्यू किया था, उसके आगे उन्होंने अपडेट नहीं दी। तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने पार्क व्हील्स का रिव्यू देखा था CB150 का, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इनएक्यूरेट थी और वो शायद यही रीज़न है कि वो ओनर शायद तंग था, उसने उनको ऐसी कोई बातें बता दी जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी नेगेटिव किस्म का रिव्यू दिया हुआ था। तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई बायस्ड रिव्यू ना बनाऊँ। मैं एक प्रॉपर ऑथेंटिक और अनबायस्ड किस्म का रिव्यू दूँ आपको 16,000 किलोमीटर से ऊपर, और इसका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँ। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है लुक्स और ओवरव्यू का, लुक्स और स्पेक्स और ओवरव्यू। तो उसके लिए आपको बाइक के पास चलते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम टू द स्पेक्स एंड ओवरव्यू ऑफ दिस बाइक। मेन चीज़ पे आते हैं। इंजन 150cc OHC SOHC है। तो ओवरहेड कैम शाफ्ट 150cc 4 स्ट्रोक 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन इंजन है, एयर कूल्ड। तो विद बैलेंसिंग शाफ्ट, तो इसमें वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं होती। बाकी इसमें आप आ जाएँ फ्रंट पे, जो है इसके टेलीस्कोपिक फोर्क्स आते हैं। इसमें इन्वर्टेड शॉक्स देते थे, बेहतर था, लेकिन चलो काम करते हैं। फ्रंट वाली शॉक्स काफ़ी सॉफ्ट हैं तो काम चलता है। इसमें ये बल्कि आपको नज़र आ जाएगा हल्की हल्की ऑयल लीक हो रहा है, मैं इसका बात करूँगा आगे जाके। फिर इसके बैक शॉक्स हैं। बैक शॉक्स थोड़े से हार्ड हैं, जितना मैं चाहता हूँ उससे तो थोड़े से हार्ड है। तो लेकिन डबल सवारी में ये बिल्कुल सही लगते हैं। सिंगल के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़े से हार्ड है, थोड़े से नरम हो तो स्पीड ब्रेकर पे और कंफर्टेबल गुजरेगी। फ्रंट पे 80-100 का कॉर्डियल टायर दिया हुआ था इन्होंने स्टॉक, मैंने उसको चेंज नहीं करवाया। बैक के ऊपर 90-90-18 कॉर्डियल का टायर था, उसको मैंने चेंज करवा के टिम्सन का 100-90-18 लगवा लिया। थोड़ी सी मेरी जो है ना विड्थ बढ़ गई है और हल्का सा हाइट भी बढ़ गई है टायर की, तो ओवरऑल लुक में काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे। बाकी लाइट्स वाइज बहुत उसके खूबसूरत हैं। फ्रंट लुक ओवरऑल, ये इन्होंने श्राउड्स दिए हुए हैं इसके, ये थोड़े से बल्कि लुक देते हैं, लेकिन ये एयर को भी ना स्कूप करते हैं बीच में। बात करते हैं इंडिकेटर्स की, तो उसके इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी खूबसूरत इंडिकेटर हैं। अक्सर स्टॉक बाइक्स में इंडिकेटर प्यारे नहीं आते। अभी बारिश का सीज़न है तो काफ़ी मैले हुए हैं, काफ़ी गंद हुआ हुआ है, लेकिन ओवरऑल लुक वाइज बाइक बहुत अच्छी है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कहूँ बहुत ज़्यादा इसमें इशू तंग करती है मार्केट के हिसाब से, पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से। ये मैंने इंजन गार्ड अभी रिसेंटली इंस्टॉल करवाया है, इसने काफ़ी जो है ना गंद रोक दिया। पहले यहाँ गंद बहुत ज़्यादा आता था, अब बारिशों में चला रहा हूँ तो बेहतर है। रश सिर्फ इस जगह पे डिपॉजिट होता है और इस जगह पे आता है, लेकिन ये जो नीचे वाला रस्ट है वो तो 3 साल बाद, ये टोटल यही है पानी में जा के। इसके मैं आगे बात करूँगा। इसके अलावा इसमें ओवरऑल इस तरह का फ़िज़िकली कोई इतना इशू नहीं है। ऑयल लीक भी अभी तक मुझे फेस नहीं करना पड़ा, इंजन वगैरह का कुछ तरह की चीज़ नहीं अभी तक फेस की मैंने। बाकी LED लाइट्स इंस्टॉल की हैं मैंने, ये इसका मैंने स्विच लगवाया है, मोबाइल चार्जर इंस्टॉल किया हुआ है। कुछ और मॉडिफिकेशंस करूँगा तो फिर साथ साथ उसकी वीडियोस बना दूँगा मैं। ये लाइट्स हैं। चलें जी, बाकी आप पूरा रिव्यू देखें, उसमें मिलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो मैंने रखा है इश्यूज़ का, क्योंकि अक्सर लोग इस बाइक को लेने के लिए यही बात से परेशान हैं कि इसके इश्यूज़ क्या हैं। मेनली इसके इश्यूज़ अक्सर लोग जो हैं जानते होंगे। अगर कोई GS वाले यूज़र से पूछे तो वो फ़ौरन कहेगा कि उसके तो रिंग पिस्टन उड़ जाते हैं, उसको तो ये हो जाता है, उसको वो हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है। मैं ख़ुद बहुत परेशान था जब मैं ये वाला डिसीजन ले रहा था CB150 ख़रीदने का।
तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हैं जो पहली दफ़ा मेरे ख्याल है होंडा ने इतना अच्छा काम किया किसी बाइक के साथ। बाकी जब भी होंडा कोई चीज़ लॉन्च करती है तो उसको साथ जो है ना इतना अच्छा सलूक नहीं किया जाता, हर साल पहले से गंदी होती रहती है बाइक और मसले भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस बाइक का मैं ये नहीं कह सकता, इन्होंने जिस टाइम पे ये बाइक लॉन्च की थी उस टाइम पे बड़ी कंपनी कोई भी ऐसा फीचर नहीं प्रोवाइड कर रही थी। तो इसका जो मार्केट में कंपैरिजन है वो फ़िलहाल है GR150, GS150, GS150 SE, ये बिग बॉयज़ है मार्केट के। इसके अलावा जो बाइक्स हैं वो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मार्केट में जो है ना उन्होंने कोई राज किया हुआ है। आपको बहुत देर बाद कोई वेगो नज़र आएगी। इसके अलावा जो है वेगो है, आर्ची है, बेनेली है, ये बाइक्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन बात यह है कि मार्केट की बाइक्स नहीं है। इनके पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इश्यूज़ हैं, इसमें डर्बी भी आती है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी के इशू हैं, और ओवरऑल आपको ये बहुत कम नज़र आती है, इसकी सेल इतनी नहीं है। जो ज़्यादा सेल होने वाली बाइक्स हैं वो है CB150F, GS150, GS150 SE और GR150। बेसिकली सुजुकी ने ही सारा 150 सीसी मार्केट को जो है ना कैप्चर किया हुआ है। YBR इस कैटेगरी में नहीं आती, YBR को मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। वो मैं, अगर आप मेरा रिव्यू देखें, शायद मैं आगे YBR का रिव्यू भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें मैं उसके बारे में बातें कर दूंगा। लेकिन वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती, वो छोटी बाइक है इसके मुकाबले में। वो अलग बात है कि वो बड़ी अच्छी है, उसके भी अपने पॉजिटिव्स हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह रिव्यू बनाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं इंशाल्लाह रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा। और कमेंट भी करना, जो चीज़ अच्छी लगे, जो चीज़ आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो उसको करेक्ट ज़रूर करना, लेकिन गालियाँ ना लिखना, वरना मैंने उड़ा देना कमेंट, वरना मैं वापस आपको भी थोड़ी सी दे दूँगा, तो परेशान नहीं होना। अच्छा जी, इश्यूज़ पे आते हैं। सबसे पहला इसका इशू जो आता है ना वो आता है इसकी शॉक सील लीक हो जाती है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एक तो ख़रीदना चाह रहे हैं और जो रख के बैठे हैं और उनको परेशानी हो रही है कि यार कौन सा कोई मसला ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। तो मैंने कहा कि मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जो मसले मैंने फ़ेस किए हैं, या मैं जिन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये बाइक रखी है उन्होंने ये वाले मसले फ़ेस किए हों। पहला मसला है शॉक सील इसकी होती है, वो लीकेज आ जाती है उसके अंदर, उसमें ऑयल होता है, तो वो ऑयल हल्का सा लीक होना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोग इससे परेशान हुए हैं, इसकी वजह से उनके फ्रंट शॉक जो है ना उसमें वो पावर नहीं रहती, सस्पेंशन उसका वो काम नहीं करता जो करना चाहिए उसको, तो वो मार्केट से रिपेयर हो जाता है। अगर होंडा वालों के पास चले जाएँ वो तो आपको 1500-2000 रुपये के तो सिर्फ उसकी शॉक सील देते हैं, प्लस रिपेयर करने के खर्चे उसके अलावा, तो वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है। तो उतना तो मैं किसी को भी नहीं रिकमेंड करता कि उसका जो है ना वो करे, इतना ख़र्चा करे किसी छोटे से काम के ऊपर। तो मैंने ये शॉक वाले लोग होते हैं मुख्तलिफ बाइक्स की मार्केट में ना, जो बाइकों के शॉक्स को करते हैं, तो उनके पास ये सारे इस साइज़ की शॉक सील किसी और बाइक की होती है, वो लगा देंगे, आपको रिपेयर कर देंगे, उसमें मोबाइल ऑयल वगैरह भर देते हैं, उससे वो शॉक बेहतरीन हो जाता है। मैंने एक दफ़ा रिपेयर करवाया तकरीबन आफ्टर 11,000 किलोमीटर। मेरा इशू आया था तकरीबन 10,000 के अराउंड ना, और मैंने 11,000 समथिंग पे मैंने वो रिपेयर करवा लिया था। तो इसका मेरा जो खर्चा आया था वो 1800-2000 से इससे भी शायद कम ही खर्चा आया था, ये इंक्लूडिंग ऑयल और इंक्लूडिंग सील्स। तो पहला मसला ये था, इसका मैंने आपको हल्का सा हल बता दिया। इसके अलावा इसका जो है ना रिंग पिस्टन का इशू, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसके रिंग पिस्टन उड़ जाते हैं, उसका इंजन को ये कराना पड़ता है, ओवरहॉल कराना पड़ता है, कुछ भी कराना पड़ता है। तो इसका ये चक्कर है कि सर्दियों में ये बाइक जो है ना धुआँ मारती है, धुआँ का मारती है, कोल्ड स्टार्ट के ऊपर ये पहला मिनट धुआँ देती है। ये बहुत सारी बाइक्स करती हैं, गाड़ियाँ तो सारी करती हैं तकरीबन। तो बहुत हल्का सा ना उसमें मोबाइल उड़ता है, वाकई धुआँ आता है। लेकिन होता क्या था कि जब पहले लोग लेके जाते थे 2017 में जब ये बाइक आई थी, तो होंडा वाले कहते थे नहीं कोई इशू नहीं है सर, एम ही धुआँ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तब उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी रिंग पिस्टन की। तो जब से होंडा के पास अवेलेबिलिटी आई है, एटलस होंडा के पास, तो उन्होंने उठा के जो बाइक उनके पास आती है उसका रिंग पिस्टन चेंज कर देते हैं। और इवन के वो इतना डिसहार्ट करते हैं बंदे को अपनी बाइक के बारे में कि मैं अभी टूरिंग पे गया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप रिंग पिस्टन का सेट एक ख़रीदें कम से कम भी, और आप क्लच प्लेटों के 2 सेट ख़रीदें, वरना ये आपके ज़रूर उड़ेंगे। क्योंकि मैं जा रहा था ऑफ रोडिंग पे, काफ़ी था, रामा लेक थी, दियोसाई था, मुख्तलिफ था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो काफ़ी लोग तंग करते हैं उसके बारे में, हालांकि वो इशू बहुत नॉर्मल है। वो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा धुआँ मारती है, तकरीबन 1000 किलोमीटर के ऊपर ये 10% मोबाइल ऑयल कम करती है, और ये कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों ने 40,000 से प्लस चला ली है बाइक, उनको अभी तक कोई इशू नहीं आया, यानी कि चलने में कोई इशू नहीं है, किसी चीज़ में कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि वो कोल्ड स्टार्ट पे हल्का सा स्मोक देती है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी मैंने GS के ग्रुप में देखा, एक बंदे ने 100 किलोमीटर जो है चलाई है, उसको ये इशू आ रहा है, वो बड़ा परेशान है। तो ये किसी भी बाइक में आ सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। GS के मुकाबले में CB में मसले कम आते हैं। GS के जो है ना पार्ट्स से ज़्यादा बेहतर तरीके से अवेलेबल हैं मार्केट में और सस्ते हैं। तो GS का भी मैं रिव्यू बनाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा GS के बारे में मेरी क्या राय है। पहले मैं GS ही कंसिडर कर रहा था ख़रीदने से पहले,
और अक्सर CB यूज़र जो हैं वो पहले GS यूज़र थे, या GS 150 SE के यूज़र थे, या GS सिंपल के यूज़र थे। और इवन के 2-3 लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ जो GR के यूज़र थे और वो CB पे हैं। ऐसी बात नहीं मैं कह रहा कि CB वाले यूज़र वहाँ नहीं गए, वहाँ भी गए हैं, ज़रूर गए हैं, क्योंकि उनको जब पार्ट्स के खर्चे पड़े उन्होंने अब स्विच की अपनी बाइक। तो एक तो ये है कि पार्ट्स इसके महंगे हैं, प्लस ये है कि रिंग पिस्टन का इशू मैंने आपको बता दिया कि ये असल में इशू नहीं है प्रॉपर। अगर कोई रगड़ के चलाएगा तो उसका इंजन उड़ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। सस्ता मोबिल डलवाएंगे तब भी इशू आएगा। होंडा ने इसके लिए नया मोबिल भी इंट्रोड्यूस करवाया 10W30, उसका आप सर्च करेंगे तो आपको रिव्यू मिल जाएगा तैमूर ताहिर साहब का ना, तो उसको आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी जो है ना काफ़ी तक सही बात की है। मेरा भी तकरीबन वही ओपिनियन है उस ऑयल के बारे में। तो वो ऑयल काफ़ी अच्छा काम करता है, और उसको बल्कि मैंने डलवाया तो मुझे प्रॉपर ऐसा फील हुआ कि बाइक में पावर पहले से जो है ना बेहतर, पावर डिलीवरी बेहतर हुई है, क्योंकि ये इतना गाढ़ा ऑयल नहीं है, पतला ऑयल है। पहले लोग गाढ़े ऑयल डलवा रहे थे इस बाइक के अंदर ना, उससे वाइब्रेशन थोड़ी सी कम फील होती है, लेकिन ये बाइक के इंजन को उड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना आप जितनी विस्कोसिटी वाला ऑयल डलवाएंगे ना, उतना आपको इशू आ सकता है फ्यूचर में। तो ये इशू कुछ भी नहीं है, ये एम ही लोगों ने फैलाई हुई है बात। 40-50 हज़ार किलोमीटर वाले भी लोग भी ऐसे मौजूद हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा होता है बाइक के लिए 40-50 हज़ार किलोमीटर। तो इसके बाद आ जाते हैं मीटर RPM इशू। ये मुझे भी फेस करना पड़ा। आप मेरे अभी एंड में ना राइड देखेंगे ना, तो उसमें भी मैंने उसके बारे में डिस्कशन की है कि आपका जो RPM होता है वो ऐसे ऐसे ना रेस के साथ जाना शुरू हो जाता है, RPM फ्री हो जाता है। मेरी तो बाइक गिरी थी, उस वजह से शायद आया हो इशू, या फिर वो प्रॉपर इशू है, क्योंकि वो 3-4 से ज़्यादा मैंने ग्रुप्स में जो है पोस्ट देखी हैं उसके बारे में कि CB में ये इशू आया। और जब मैंने एटलस होंडा वालों से ये वाली चीज़ डिस्कस की है तो उन्होंने मुझे इसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये आप मीटर वाले के पास ले जाएं। जब मेरी बाइक बहुत कम चली हुई थी तब की बात है, उसने यानी कि 7,000 के अराउंड, 8,000 के अराउंड मेरा पहली दफ़ा नोट किया कि कभी कभी RPM ऊपर जाके ना वापस ड्रॉप हो जाता था। तो वो हल्का सा मुझे फील हुआ था एक दफ़ा ना, तो कुछ ऐसे बाद वो खुद ही ठीक हो गया। मैंने तो बाइक धुलवाई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो इशू वापस आ गया। उसको मैंने कोशिश की, अभी तक मैंने उसका जो है ना हल नहीं निकाला, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत कोई नहीं होती। RPM मैंने देखना तो होता नहीं कि मैंने किस पे शिफ्ट करना है, वो एक आदत बनी हुई है गेयर शिफ्टिंग की, तो मुझे कभी उसका इशू नहीं हुआ। लेकिन वो देखने में थोड़ा वियर्ड लगता है, तो मैं अक्सर लोग जो मेरे साथ कभी बैठते हैं बाइक पे, तो वो मुझे ज़रूर जो है ना वो हाईलाइट करते हैं कि ये तुम्हारे RPM का क्या इशू है। तो RPM का ये इशू बिल्कुल आता है, मुझे आया भी है और ये लोगों को आ रहा है। तो इसके बाद मीटर का सेकंड इशू आता है कि मीटर के जो इनके क्रोम के बने हुए हैं ना, डायल्स बने हुए हैं, उसमें आ जाता है रस्ट। और वो रस्ट जो है वो आपको टूथपेस्ट, सरफ या कोई भी चीज़ लगा के ब्रश से साफ़ करना पड़ता है। उससे वो रस्ट चला जाता है तकरीबन कोई महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, फिर वो वापस आ जाता है। कराची में जो लोग हैं उनको इसका ज़्यादा इशू है, लाहौर में इसका इशू कम है, ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ कराची में जल्दी रस्ट आ रहा है उसके ऊपर। तो ये एक इशू है जिसको होंडा को एड्रेस करना चाहिए बिल्कुल, और इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इसको क्रोम कर दें या कुछ भी कर दें जो थोड़ा सा उसे पायदार हो। ये जो पेंट है क्रोम नहीं है, क्रोम टाइप फिनिश है उसकी, तो उसमें इशू आते हैं। वैसे मीटर देखने में बहुत प्यारा है। बाकी इसके बाद है पार्ट्स अवेलेबिलिटी इशू, मैंने लिखा है। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का ये इशू है कि होंडा के पास अक्सर डीलर्स के पास इनके पास पार्ट नहीं होता CB का, और उसकी शायद यही रीज़न है कि CB वाले यूज़र्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो अभी भी ये होता है कि जो भी बंदा इनके पास जाए तो इनको पता ही नहीं होता कि जनाब कौन सा पार्ट है, क्या है। अगर इनको आप बताएं कि ये वाला पार्ट तो उसका भी लग सकता है, दूसरी बाइक के पार्ट भी इस पर लग जाते हैं, लेकिन वो लगाने देंगे नहीं आपको कभी भी। वो कह देंगे हम आपको हफ्ता रुक जाए, हम आपको मंगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पार्ट्स बहुत महंगे हैं। ये इसका सेकंड इशू जो है ना, इसके साथ ही ये है कि इसके पार्ट बहुत महंगे हैं, और जब आप लेने जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग क्यों इसको गालियाँ देते हैं इसके पार्ट्स को। बिल्कुल ठीक देते हैं। होंडा ने काफ़ी मसले वाले किए हैं। इवन मैं आपको थोड़ा सा उसको बताता हूँ कि फ्रंट डिस्क पैड जो होते हैं ब्रेक्स के, वो मुझे इन्होंने तकरीबन इसका रेट दिया था 250 रुपये शायद, ऐसे, या 3,000 रुपये। पहले कुछ और रेट था, कुछ और है, लेकिन इतना ज़्यादा उसका रेट है। 1,500 या 2,000 रुपये उन्होंने मुझे दिया है। बैक वाले जो ब्रेक है ना उसका दिया वो, हालांकि उसमें और किसी बाइक की भी लग जाती है। और 125 की फ्रंट पे जो ड्रम ब्रेक है ना वो बैक पे CB के लग जाती है, लेकिन क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं नहीं रिकमेंड करता ज़्यादा पंगे करें, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर पे आपको ये वाला इशू आ सकता है। आगे मैंने मेंटेनेंस के बारे में बताया, मैं उसमें आपको ये मेंशन कर दूंगा इसके ना इश्यूज़ जितने भी मेंटेनेंस के साथ साथ आते हैं। फिर ये है कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है बाइक का ना, इसका ड्राई वेट और वेट वेट में बहुत जो है ना बाकी जो 150 बाइक्स हैं उनसे ज़्यादा है। और ये मुझे पता तब लगा था जब मैं टूर पे गया था और मैं पहाड़ों से नीचे आ रहा था, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 140 kg से प्लस चली जाती है जब आपने सामान ही बांधा होता है। मैं कहा 160 kg पे तो ईजी होगी, 20 kg का लगेज हो जाता है आपका।
तो साथ में पेट्रोल भी और मोबिल भी, तो एक बाइक बहुत हैवी हो जाती है, कंट्रोल करना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये इसका ना मतलब हैवी होना ये एक थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ कि बाकी अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो इशू है, वैसे तो इशू नहीं है, इसके फ़ायदे अपने हैं जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, और नेक्स्ट पार्ट मैंने इसका बनाया कि जो चीज़ें इसकी जो है ना इम्प्रूवमेंट जिनमें चाहिए होंडा को। लेकिन ये है कि ये बाइक बहुत छोटे टायरों के साथ आती है, और ये इसका सबसे बड़ा मुझे फ्लॉ लगा है, यानी कि बाइक इतनी भारी है और इसमें 90-90-18 का टायर लगा हुआ है, तो इसके अंदर कम से कम भी 100-90 या 110-90 का टायर होना चाहिए। तो एक इस चीज़ को होंडा वाले ना जो स्टॉक बाइक दे रहे हैं उसके अंदर इस चीज़ को इम्प्रूव करें। बाकी कुछ मैंने बटन्स के इशू सुने हैं नए वाले मॉडल्स में, पुराने मॉडल्स में मुझे बिल्कुल अभी तक इतना सा भी इशू नहीं आया बटन से रिलेटेड ना, क्योंकि बटन कोई फंस गया हो, कोई काम ना कर रहा हो। तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल बहुत जो है ना सॉलिड है इस बाइक की, खासतौर पर पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से। अक्सर लोग वो लिख रहे होंगे ग्रुप्स में कि CBR 150 जो है, जो बाहर के मुल्कों में लॉन्च हो रही है, उसके स्पेक्स देखें। तो मैं उनको ये बताऊंगा कि भाई फिर आप GS की शक्ल देखें एक दफ़ा, फिर आप सोचें कि बाहर की मार्केट में क्या चल रहा है, फिर तो आपको समझ आ जाएगी पाकिस्तानी मार्केट में जो कंपैरिजन है, आप सिर्फ उसके हिसाब से लोगों को बता सकते हैं कि क्या चीज़ लाई जाए, क्या चीज़ ना लाई जाए, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं बनता मार्केट का। सुजुकी ने जब GS लॉन्च की थी और उतने अरसे उन्होंने सेम मॉडल चलाया और अभी तक चला रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि होंडा मार्केट में आ रही है या आ गई है CB, तो उन्होंने क्या किया कि उसके 2 फीचर्स छाप के लगा दिए आगे। एक उसके अंदर इन्होंने एलॉय व्हील दे दिए, और बाकी इसके अंदर थोड़े से उन्होंने स्टिकर चेंज किए हैं, और उसके अंदर और कौन सी एक एक्स्ट्रा फीचर डाला उन्होंने उसके अंदर GS में, एलॉय व्हील है और डिस्क ब्रेक है, वो तो दोनों में है डिस्क ब्रेक नहीं। अच्छा, जब इन्होंने देखा ना सुजुकी ने कि होंडा मार्केट में आ रही है, तो इन्होंने अलॉय व्हील्स डिस्क ब्रेक दे के तकरीबन सेम टू सेम बाइक जो है ना वो इन्होंने लॉन्च कर दी, GS जैसी, GS 150 SE स्पेशल एडिशन एम ही है, बस स्टिकर लगा दी हैं। एक मैं रिव्यू करूँगा इंशाल्लाह, अगला रिव्यू उसी का कोशिश कर रहा हूँ करूँ, क्योंकि उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और सब कुछ है, तो उसको मैं काइंड ऑफ एक्सपोज करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को उसके फ्लॉज पता लगें। अक्सर लोग तो उसका ये सुन के ले लेते हैं क्योंकि वो पहाड़ी खोता है, असल में उस पहाड़ों पे लोगों ने पूरा पाकिस्तान उस पर एक्सप्लोर कर चुके हैं, और जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादातर GS ही हैं। CB अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और मेरा ख्याल से इस वक्त तकरीबन CB के तकरीबन 80-90 लोग हैं जो कर रहे हैं टूरिंग, लेकिन अभी तक मैंने किसी के बहुत ज़्यादा डिटेल में ना उसका व्लॉग नहीं देखा। एक अगर आपने टूरिंग देखनी हो तो आप जेट राइडर को देख सकते हैं, उसका जो चैनल है ना आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा आराम से। तो उनका चैनल भी काफ़ी एंटरटेनिंग है और वो टूरिंग की वीडियोस बनाते हैं। उसमें आप भी आपको जब आप देखेंगे ना आपको बाइक की परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे ऑफ रोड ट्रैक्स पे कैसे परफॉर्म करती है। अच्छा, मेनली तो मेरे लिए इसका जो इशू था ना वो टायर बड़े होने का था। इसके अलावा ब्रेक्स इसकी एक्सीलेंट है, हर चीज़ एक्सीलेंट है। प्राइसेस अपनी कम करें बाइक के पार्ट्स की, और साथ में जो है ना अपना पार्ट्स अवेलेबिलिटी को जो है वो जो है ना मद्देनज़र रखें, ताकि लोग ख़रीदें तो उनको कल कलाम मसले मसाइल ना आए। ये एटलस के लिए मैंने थोड़ा सा ना मैंने कहा पैगाम दे देते हैं। तो इसके बाद है मेंटेनेंस में एयर फ़िल्टर तकरीबन कराना पड़ता है आपको 5000 किलोमीटर पे डिपेंड करता है। आपका अगर बहुत साफ़ एरिया में रहते हैं, जो है ना आप बर्गरिस्तान जो है इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं, तो ये मेरा ख़्याल है कि वहाँ की फ़ज़ा काफ़ी साफ़ है लाहौर के मुकाबले में, तो वहाँ का आप जो है ना शायद 8000-10,000 किलोमीटर भी निकाल जाए इशू के बगैर एयर फ़िल्टर। लेकिन अगर आप अंदरून में रहते हैं लाहौर में, तो आपका मेरा ख्याल से कि 1500-2000 पे जब आप ट्यूनिंग करवाएंगे ना, तो आपको फ़ील हो जाएगा कि आपका एयर फ़िल्टर गंदा हो चुका है, क्लॉग होना शुरू हो गया। जब बाइक रेस ना पकड़े तो आपको वो चेंज कराना पड़ता है। तो मैंने तकरीबन करवाया 8-9 हज़ार किलोमीटर पे करवाया, तो एक दफ़ा करवाया, उसके बाद मैंने दूसरी दफ़ा भी आई थिंक सो मैंने करवाया, 2 दफ़ा मैंने करवा ली है, और वो तकरीबन 1000 रुपये का 1100 रुपये का जनवन है। इसमें फ़ेक भी आता है 550-600 रुपये में हाफ़ प्राइस के अंदर, तो वो भी ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उसको भी मैं चेक करूँगा। बाकी इसके बाद हम आते हैं चेन स्प्रॉकेट जो है ना किट पे। चेन स्प्रॉकेट सेट जो होता है इसका वो 4800 का है तकरीबन, जबकि GS का 2200 रुपये का है। तो वो भी आपको डलवाना पड़ जाता है तकरीबन। मैंने 10,000 पर डलवा लिया था, लेकिन मेरा उस वक्त भी सही था, सिर्फ हल्का हल्का उसमें रगड़ें आई हुई थी। तो थोड़ा सा आप और टाइम भी इसको चला सकते हैं चेन स्प्रॉकेट सेट को। 15,000 तक मेरा ख्याल आराम से निकाल जाएगा अगर आप ध्यान से चला रहे हैं, तो उसका एक ख़र्चा आपको पड़ेगा। इसके बाद आते हैं प्लग पे। प्लग इसका थोड़ा सा महंगा है, आई थिंक सो 1800-1900 रुपये का पड़ा था मुझे प्लग, शायद इससे भी ज़्यादा का था। अच्छी क्वालिटी का प्लग डलवाया था मैंने, तो उससे मुझे एक दफ़ा इशू फील हुआ। ये हुआ कि मेरी बाइक रेस कभी पकड़े ना, और कभी पकड़े तो वापस ख़त्म ही ना हो। मुझे तो लगे कि मेरी वायरिंग में इशू आ गए हैं, मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा प्लग चेंज करवा लेते हैं, शायद प्लग का इशू, और मैंने चेंज करवाया और सब कुछ रिजॉल्व हो गया, जो कि मुझे
इसकी उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद मोबिलाइल जो है ना, मोबिलाइल इन्होंने लॉन्च कर दिया 10W30। वो मोबिलाइल अच्छा है। तकरीबन मैं 800 से 1000 पे हमेशा मैं हर बाइक का मोबिलाइल चेंज करवाता हूँ। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मोबिलाइल चल नहीं सकता, मोबिलाइल चल सकता है। मोबिलाइल 3-3 हज़ार किलोमीटर तक बाइकों का चल जाता है। आप चलाना चाहते हैं आप रगड़ें, लेकिन आपको होता ये है कि कार्बन बहुत है हमारी फ़ज़ा में। तो जब मोबिलाइल बहुत काला होके ना, बहुत उसका अजीब हालत हो जाती है। ये अगर आप किसी गंदे इलाके में रहते हैं या इस तरह का आपका जाना आना शहर के अंदर है ना, तो मोबिलाइल बहुत काला हो जाता है। ऊपर से ये थोड़ा सा कम करती है मोबिलाइल। तो अगर आपने चेंज नहीं भी करवाना तो आप चेक ज़रूर करें 800 किलोमीटर पे कि ये कहीं कम तो नहीं हुआ। तो जितना भी कम होगा उतना आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चेंज करवाएं तो बेहतर है। 800-1000 पे चेंज करवा लें। मैं किक्स 20-50 डलवाता था 20W50, वो सेमी सिंथेटिक में आता है। वो भी काफ़ी अच्छा मोबिलाइल है, लेकिन अगर बाइक ज़्यादा चल गई उसके बाद वो ठीक है। वरना होंडा का अपना 10W30 अच्छा है अगर आपको जेन्युइन मिल जाए तो। मोबिलाइल 1000 पे आप करवा लें तो अच्छा है। तो ये आपको इस वक्त आई थिंक तो 700 का कर दिया इन्होंने मोबिलाइल ना, होंडा वालों ने। पहले इनका सस्ता था। बाकी ये है कि इसके अलावा जो है ना, आपको एक ख़र्चा वैसे ही बाइक लेने के 5-7 हज़ार किलोमीटर पे आप कर लें। वो ये है इसका पिछला टायर नया डलवा लें। अगला टायर आपकी मर्ज़ी है, ट्यूबलेस करवाना चाहते हैं वो भी ट्यूबलेस करवा लें। तकरीबन आपको 15,000 या 13-14 हज़ार रुपये का ये दोनों टायरों का ख़र्चा पड़ेगा। पिछले टायर सेल हो जाएंगे तो आपको 5-6 हज़ार रुपये रिकवर हो जाएंगे। तो मतलब 8-9 हज़ार रुपये का तो आपको ख़र्चा पड़ेगा। तो आपकी बाइक काफ़ी जो है ना पहले से आप बेहतर फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। टिम्सन जो है उस पर ज़रा ध्यान से जाना, सोच समझ के जाना। पाकिस्तानी मार्केट में जो ट्यूबलेस टायर हैं उसमें टिम्सन ही ऑप्शन आपको नज़र आएगी मार्केट में। मैंने खुद टिम्सन डलवाया हुआ है। मैंने अभी दोस्त को भी, कज़न को भी टिम्सन डलवा के दिया है। तो टिम्सन पहले 5-7 हज़ार किलोमीटर तक ठीक होता है, उसके बाद उसके इशू आते हैं। उस पर भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी। इसके बाद ये आते हैं इसके प्लस पॉइंट्स के ऊपर। पहले तो इसके ना मुझे DRL बहुत पसंद है बाइक की ना। DRLs हमारी पाकिस्तानी बाइक्स में नहीं आती। वो ये है कि आफ्टर मार्केट आप कोई चीज़ लेके उसको DRL पे करवा लें, हर वक्त चलती रहे तो अलग चीज़ है। लेकिन वैसे DRL इसकी बड़ी खूबसूरत हैं, वो आँखों की तरह की बनी हुई हैं और काफ़ी उसकी जो है ना लुक इम्प्रूव करती हैं। इसकी जो हेडलाइट आती है इसके बाद तो वो काफ़ी अच्छी है। मैंने येलो पहले जब जिस बंदे से मैंने ली है ना, तो 1500 किलोमीटर चली हुई ली थी मैंने बाइक। तो उसने बाइक की हेडलाइट चेंज करवा के वाइट कलर करवाई हुई थी। मैंने उसको वापस जो येलो पुराना बल्ब था ना वही लगवाया, क्योंकि वो फॉग में फिर आपको नज़र ही कुछ नहीं आता। तो वाइट हेडलाइट हटा के मैंने वापस इसकी जो स्टॉक हेडलाइट है उसको यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे इतना टाइम हो गया, मैंने टूर की है, रात को चलाई है, हर जगह इस्तेमाल की है। बेहतरीन हेडलाइट है। मैंने एक्स्ट्रा के तौर पे 2 LEDs ऐड करवाई हुई हैं, तो उनकी मुझे कहीं ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी। हर जगह उसकी जो हेडलाइट है वो काम करती है, बेहतरीन है। फिर इसके अंदर जो है ना डिपर की ऑप्शन है, और डिपर की ऑप्शन इसके साथ की बाइकों में नहीं है। इसमें एक ऑप्शन कम है जो GS में है और इधर नहीं है, वो है किल स्विच। कि आपने बाइक का इंजन बंद करना हो तो आप उस बटन से बंद कर दें, जबकि चाबी से भी आप कर सकते हैं, आप गेयर लगा के बंद कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके बंद करने के, लेकिन वो उसमें बटन है। शायद कन्वीनियंस हो, लेकिन मेरे जब यूज़ में वो सेल्फ स्टार्ट पहली दफ़ा ही आई है। इससे पहले मैं प्राइडर चला रहा था तो मुझे इसका फ़र्क फील नहीं हुआ। लेकिन मैं GS का ये मतलब फ़ीचर अगर CB डाल ले तो एक अच्छी चीज़ होगी। इसके बाद ये है कि इसके शराउड जो है ना, इसके शराउड्स बहुत एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं और इसका सिलेंसर बहुत बाहर निकला हुआ है। ये आपको थोड़ा सा फील होगा। इसकी बल्कि लुक तो देता है, लेकिन कभी कभी टाइट स्पेसेस में ये चीज़ें लग भी जाती हैं इधर उधर ना। जब 2 बाइकें निकाल रहे हो आगे पीछे तो कभी कभी मसला होता है इस चीज़ का। शराउड्स की वजह से हवा इंजन पे बहुत पड़ती है और ये बाइक ओवर कभी भी नहीं हुई, कभी भी ये गर्म नहीं हुई, ओवर नहीं हुई। मेरे पास बड़े बड़े टूर किए हैं, कोई मसला नहीं हुआ। फिर इसके बाद इसका जो सिलेंसर है उसकी आवाज़ काफ़ी बेसिक है, बहुत ही रिफाइंड किस्म की ना, जो समझें स्ट्रीट बाइक्स होती हैं उस तरह की साउंड है। कोई वो गुड़ू गुड़ू वाली आवाज़ नहीं है, कोई हैवी आवाज़ नहीं है, बड़ी डिसेंट सी आवाज़ है अगर आपने सुकून से बाइक चलानी हो। अगर आपको मुझे पहले कोई शौक़ नहीं था, लेकिन अब फ़िलहाल मुझे हो रहा है कि इस बाइक को ना मैं मॉडिफाई करूँ और चेक करूँ कि ये कैसी साउंड आती है। अगर मैं सिलेंसर वगैरह चेंज करवाता हूँ तो क्या बनता है। तो मेरा है प्लान कि मैं इसको ऐसा सा मॉडिफाई करूँ। इसको मैंने रैप वगैरह करवाया हुआ ताकि इसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए, जब भी खोलूँ तो नई बाइक निकले। तो ये है कि मैं सिलेंसर लगा के इंशाल्लाह चेक करूँगा कि उससे मुझे कितना को फ़र्क पड़ता है। वैसे तो मुझे शौक़ नहीं, जिसको शौक़ नहीं है सिलेंसर वगैरह चेंज करवाने का वो ऐसे ही रहने दे। सिलेंसर बेहतरीन है, जिसके ऊपर क्रोम है वो गर्म नहीं होता। ये बहुत है इशू का। काफ़ी लोग जो है ना फीमेल वगैरह पीछे बैठी होती है, बंदा बैठा होता है उतर के कभी कभी टांग पे लग जाता है सिलेंसर जो है ना, तो इसके ऊपर क्रोम की फटी दी हुई है, उसकी वजह से कोई इशू नहीं आता।
तो ये मुझे मतलब इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है। फिर इसके जो फुट पैक्स हैं वो फोल्डेबल हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। उसमें आप खड़े होकर ऑफ रोडिंग पे चलाएं, कुछ करें, कुछ भी उनको नहीं होता। एक दफ़ा बाइक गिराई भी है मैंने और वो उसकी वजह से फुट पैक फोल्ड हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्रेम को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जो गिरा मैं बहुत स्पीड पे था, तो बाइक के फ्रेम को कुछ भी हो सकता था अगर वो साइड पे लगने से ना, लेकिन मुझे लगता है फुट पैक फोल्ड हो गया तो वो बाइक इस तरह हो गई, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। बॉडी की कुछ चीज़ें उसकी रगड़ी गई थी, लेकिन बाकी ओवरऑल बेहतरीन है। अब ये है कि इसका OHC इंजन है और ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। OHV मिल रहे हैं आपको उसकी बाकी बाइकों में ना, GR में, GS में, GS 150 SE में, तो उनके अंदर एक नीचे ना वाइब्रेशन आपको फील होती है। तो इसके अंदर ये होता है कि एक बैलेंसिंग शाफ्ट होता है और इसकी वाइब्रेशंस नहीं होती OHC इंजन की। तो OHC इंजन मुझे पर्सनली जो है ना, ये उसका ये फ़ायदा है कि बहुत कंफर्ट और बहुत स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप 100 पे जा रहे हैं, आप इवन 90-80 पे आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने उसको उस पर रोका हुआ है और वो बाइक सुकून से चलेगी, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत कंफर्टेबल बाइक है इस हिसाब से। तो इसके साथ में जो बाइक्स आती हैं उनमें ये नहीं है। YBR में है लेकिन वो 125 है, तो वही मैंने कहा वो कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन वो भी बाइक एक डिसेंट बाइक है। फिर इसके बाद जो है ना, इसका मीटर बहुत खूबसूरत है। मीटर रात के वक्त लाइटें चला के बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मैं उसकी वीडियो भी लगा दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। फिर ये है कि इसका जो स्टॉक टायर है ना, वो था वैसे बाकी जो बाइक में लगे हुए आते हैं टायर उनसे बेहतर था। 1918 था लेकिन था बेहतर क्वालिटी में। वो अलग बात है, मैं आपको कह रहा हूँ छोटा टायर था तो उसका वो मज़ा नहीं था, लेकिन वैसे ओवरऑल टायर का जो है ना टेक्सचर वगैरह अच्छा था। टायर मेरा पंक्चर हुआ है 2 दफ़ा पर जो है ना, तकरीबन पहले 10-12 हज़ार किलोमीटर पे उसकी ट्यूब में हुआ है मसला, और ट्यूब की नोज़ल के इर्द गिर्द ही मसला हुआ है हर दफ़ा। मुझे उसकी रीज़न नहीं समझ आई अभी तक मुझे आइडिया नहीं हुआ कि एग्जैक्ट क्या मसला है, लेकिन हर दफ़ा उसकी नोज़ल के इर्द गिर्द जो है ना कोई पंक्चर हो जाता था। तो यानी कि ना कील लगी ना कुछ और लगा, कोई ऐसा इशू नहीं आया। तो बाकी इसका फ्यूल कैप बड़ा जो है ना अच्छा है, उसका कोई इशू नहीं है। जैसे रावी प्याजो में आपको पता होगा कि वो ड्रेन पाइप लगा हुआ है बीच में, उसकी वजह से उसमें जंग आ जाता है टंकी में, तो उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। फुल एयर टाइट किस्म का फ्यूल कैप है, बड़ा जो है ना एलिगेंट लगता है। उसके बाद इसका जो लॉन्ग पे इसकी कंफर्ट है बाइक की ना, इसकी लॉन्ग पे जो कंफर्ट है बाइक की वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तकरीबन 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का स्ट्रेच ईजी करता है। अब मैं आपको उसका जो है ना अपना टूरिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर देता हूँ कि इसका दूसरे गियर के ऊपर ये देवसाई पे इजी चढ़ रही थी, जबकि मेरे साथ 125 थी जो कि बंद हो गई थी। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास 125 थी वो बंद नहीं हुई थी, हो सकता है आपकी 125 बंद ना हुई हो, लेकिन उस दिन हवा और सारा कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ ही 125 थी जो कि ऊपर नहीं चढ़ पाई, उसको बंद करके उसका एयर फिल्टर निकालना पड़ा, लेकिन ये अपने स्टॉक एयर फिल्टर लगाए ये सुकून से ऊपर चढ़ गई। ऊपर जाके ना बाइक को प्रॉपर सांस नहीं आता। जो लोग टूर करते हैं उनको पता होगा, जो नहीं करते उनके लिए शायद ये नई बात हो। तो एयर फिल्टर निकालना पड़ जाता है। जब मैं पहली दफ़ा टूर पे गया था तो मुझे ये वाली बात पता लगी थी, जब मैंने बाबू सर पे बहुत 10-15 की स्पीड के ऊपर कोई 1.5-2 घंटे में जाके बाइक चढ़ाई थी। तो फिर जब मैं खंजराब गया था तो खंजराब जाते हुए मैंने फिर एयर फिल्टर निकाला था, तो मुझे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस मिली थी। मैं पिछली बाइक की बात कर रहा हूँ। इस बाइक के ऊपर मुझे कोई वाला इशू आया ही नहीं, मैंने एयर फिल्टर नहीं निकाला। बाबू सर से आया हूँ, बाबू सर से गया हूँ, देवसाई की है, रामाले की है, कोई इशू नहीं आया। तो ऑफ रोडिंग में ये बाइक काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग में ये बाइक अच्छी है, लीन करने में बड़ी अच्छी है। इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसका बहुत एक्सपर्ट राइडर हूँ। मैंने कई दफ़ा बड़े बड़े एक्सपर्ट देखे हैं CB चलाते हुए जो कि ऐसी कटिंग करते हुए जा रहे होते हैं। अच्छी बात नहीं कह रहा हूँ कटिंग करना, लेकिन बाइक जो है ना उसका एक बहुत जो है ना मज़ा है, उसकी हैंडलिंग का बहुत मज़ा है GS के मुकाबले में। GS 150 SE और सादा GS दोनों ही। तो फ़िलहाल ये है कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप ये बाइक ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो रिकमेंड तो मैं पूरा करता हूँ, 100% रिकमेंड करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि एटलस होंडा के अपने मसले बहुत ज़्यादा हैं। जब भी आपकी बाइक में मसला आएगा, इन्होंने इल्ज़ाम डालना है कि आपने बाहर से कोई चीज़ डलवाई थी उससे इशू आया। इसमें मॉडिफिकेशन कुछ करवानी पड़ेंगी आपको। मॉडिफिकेशन जो है नंबर 1 इसकी जो है, आपको जो है ना क्रैश गार्ड लगा लें। इसमें आप मोबाइल चार्जर अगर आपको ज़रूरत है लगा लें, चार्जर और होल्डर। अक्सर लोग हाथ में यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोन, वो सही नहीं है, उससे बेहतर है कि आप लगा लें। मैप्स वगैरह, नेविगेशन वगैरह में आपको हेल्प हो जाएगी। तो मोबाइल की चार्जर मैंने लगाया हुआ है, साथ में मैंने LED लाइट्स एक्स्ट्रा ऐड की थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंजन का मैंने अब लगाया हुआ है स्प्लैश गार्ड टाइप ना, तो उसका मुझे बहुत बहुत बेनिफिट हो रहा है। वो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था MA ऑटोज़ से। MA ऑटोज़ आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, लाहौर में। तो उनके पास चले जाएँ, उनके पास अच्छे रेट के ऊपर अच्छा सारा इक्विपमेंट है, बाइक राइडिंग से रिलेटेड भी
और बाकी बाइक से ओवरऑल रिलेटेड जो है ना काफ़ी सामान रखते हैं वो लोग। तो सीट के बारे में बात करूँगा तो सीट इसकी बहुत अच्छी है, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। पहले इस पर कोई और कवर लगा हुआ था, वो मैंने वापस उतरवा के इसका स्टॉक कवर लगवाया। तो स्टॉक कवर का तो जो है ना जो लग के आता है वो बहुत मज़ा है उसका। उसमें जो बंदा बैठा होता है आगे, उसका टेक्सचर जो है ना बड़ा अच्छा है, उसकी वजह से बंदा स्लिप नहीं करता। प्लस ये है कि सीट के आगे जो है ना उन्होंने बैंड दिया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो फ़िलहाल यही था। इसमें कोई पॉइंट रह गया और कोई चीज़ आपने ऐड करनी हो, अगर आप CB यूज़र हैं और आपको लगता है मैंने कोई चीज़ गलत की है बताई है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूल एवरेज मैं मिस कर गया हूँ बीच में। फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज तकरीबन इसकी है, मिनिमम मेरी आई है 35-34, और वो बेसिकली लॉन्ग टूर पे जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं तब थोड़ी सी रिड्यूस होती है, जबकि 70 की से भी गंदी हो जाती है लॉन्ग टूर्स पे ना। तो 35 तक मिनिमम और मैक्सिमम 48-49 पे चली जाती है। जबकि मैंने पार्कवेज का रिव्यू देखा है, वो पता नहीं किस तरह उसने ये बात बोल दी है कि पता नहीं 25 से 35 बोला है उसने, जो मेरी मिनिमम लिमिट है उसमें उसने मैक्सिमम की लिमिट लगा दी है। इतने अरसे से बाइक चला रहा हूँ और मैं मुसलसल जो है ना चेक करता रहता हूँ कि क्या एवरेज आ रही है क्या नहीं आ रही। तो एक दफ़ा शायद 33 या 34 आई थी, और उसकी रीज़न ये थी कि ये बाइक काफ़ी मिसिंग कर रही थी और मैं उन दिनों बहुत रश वाले एरिया में चला रहा था बाइक। तो इसके अलावा एवरेज बेहतरीन है। आप अगर लॉन्ग के लिए लेके जा रहे हैं ये बाइक, तो आपको इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। लॉन्ग पे ये सेम एवरेज दे रही होती है जो 70, 100 या 125 दे रही होंगी। 125 से बल्कि शायद बेहतर भी देते कुछ जगह पे ना। ये बाइक ज़ोर नहीं लेती पहाड़ों पे चढ़ते हुए, दूसरे गियर के ऊपर सुकून से जो सही चढ़ती रही है। मैंने कुछ जगह पे पहला गियर लगाया है एहतियातन, क्योंकि मुझे शक ये था कि अगर ये बाइक मिसिंग कर रही थी हल्की हल्की ना, तो अगर दूसरे गियर बंद हो जाए तो ये रगड़ के वापस ना आ जाए। और ये उतराई में इस बाइक को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है, बहुत टफ था। मैंने इसको जिस तरह कंट्रोल किया बस मुझे ही पता है कि इसको जो है ना संभालना कितना मुश्किल है बाइक को। मैंने कई दफ़ा सकरदू से जब उतर रहा था देवसाई से सकरदू की तरफ, तो मुझे लग रहा था कि मैं बाइक से या तो मैं खाई में जाऊंगा या फिर मैं पहाड़ की तरफ मार देता हूँ तो कम से कम रुक जाएगी बाइक। ब्रेकिंग इस बाइक की बहुत अच्छी है, डिस्क ब्रेक फ्रंट वाली भी अच्छी है, बैक वाली भी अच्छी है। अच्छा, अब आप मेरी राइड देखें, ये मैंने इस वीडियो से पहले रिकॉर्ड की थी, और वो देख के ना आपको थोड़ी सी कुछ बातें उसमें मैंने की हैं GS वगैरह के बारे में भी और थोड़ी सी, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी है और क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ मिसिंग है मेंशन करें, और कोई चीज़ मेरे से जो है ना गलत कही गई हो तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। जो ध्यान से मैसेज लिखना है आपने, कमेंट में गालियाँ वगैरह ना लिखें, तो मैं ज़रूर जो है ना हर कमेंट का इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाना तो या तो कमेंट कर दें, और या अगर किसी ने वो सेम कमेंट किया हुआ है कि YBR का या जिस राइडर का या जिस बाइक का आपका रिव्यू चाहिए, तो वो मैं बाइक का इंशाल्लाह रिव्यू अगला लेके आऊँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज मैं इसकी राइड लेते हैं। अभी कॉल स्टार्ट की है, पता नहीं कैसा परफॉर्म करती है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज इसकी राइड लेने जा रहे हैं CB 150 की। अच्छा, कुछ बातें मैंने रिव्यू में शायद मेंशन ना की हों, मैंने कहा चलो मोटो व्लॉग बना लेंगे, लोगों को ड्राइव एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और आइडिया भी हो जाएगा इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस का ऑन रोड। अभी धोई है तो इतना आइडिया नहीं हो रहा होगा, कुछ चीज़ें जो है ना इसकी उस तरह शायद परफॉर्म ना करें, थोड़ी देर लगेगी। इसके टायर जो है ना अभी स्लिपरी हुए हैं, ब्रेक्स जो हैं लगाते हुए थोड़ा सा खौफ आ रहा है। बाकी मैंने मोबाइल पे ये माउंट किया हुआ है, शोर काफ़ी आ रहा हो शायद, कुछ कह नहीं सकता। मैंने माइक अंदर लगाया हुआ है और कुछ कह नहीं सकते इसका। चलें, सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओए होए, पानी हुआ हुआ है यार। अभी बाइक धोई है, अभी ख़राब हो जाएगी। चलें जी, इसका जो RPM मीटर है वो हो चुका है ख़राब। किस तरह हुआ है कि एक दिन मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, उस बंदे ने बताया कि यार मेरा जो है ना ये सिस्टम हो गया ख़राब। वो रेस देता था तो रेस RPM जो था ना वो एंड पे चले आता था। तो मैंने उसका शुगर लगाने में कहा, मैंने कहा बिल्कुल R1 लग रही है यार, ऐसे ही रहने दो। तो 2 दिन बाद मेरे RPM ने भी ये हरकत शुरू कर दी।
कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं शायद बदवा लग गई है, क्या हो गया। वैसे इसके मीटर का है इशू सीबी का ना, सीबी के इश्यूज़ में से एक इशू इसका मीटर ही है। हालांकि इसका मीटर बड़ा ही खूबसूरत मीटर है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इसका। बाकी राइड एक्सपीरियंस इसका ये है कि एज़ कम्पेयर टू जीएस ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जीएस जो है इसके मुकाबले में छकड़ा लगता है। अब जीएस का रिव्यू भी बनाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। जीएस स्पेशली 150 SE की बात कर रहा हूँ। जो 150 है वो तो उससे कंपेयर नहीं होती। अब लोग वही कहेंगे कि यार वो भागती ज़्यादा है, ये है वो है, तो भागना सारा कुछ नहीं होता। बाइक का मेन एक्सपीरियंस जो है ना उसका स्मूथ राइड होती है। ख़ासतौर पर लॉन्ग टूर्स पे बाइक थकाए ना ज़्यादा। शॉक्स वाइज ये है कि एडजस्टेबल होते हैं अक्सर बाइक्स के, तो फिर वो लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनका उस तरह तो कंफर्ट उनकी हो जाती है। लेकिन जो मेन कंफर्ट का जो है ना चक्कर वो ये है कि वाइब्रेशन ना हो पैरों में। तो सीबी में जैसे कि सबको पता ही होगा कि इसमें OHC इंजन आता है और इसमें बैलेंसिंग शाफ्ट लगा होता है। तो उसका जो मेन फ़ायदा होता है वो यही है कि आपको वाइब्रेशन जो हैं वो आपके पैरों में फील नहीं होती, और ये लॉन्ग टूर पे काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग टूर मैंने किए हैं। लॉन्ग टूर पे मैं चाह रहा था कि मैं मोटर व्लॉग कर सकूं, लेकिन मैंने नहीं किया, और उसकी कुछ रीज़न थी कि भाई ग्रुप लेके गया था। ग्रुप पे थोड़े से इश्यूज़ होते हैं। अगर आप लेट हो रहे हो तो दूसरे लोगों को लगता है यार आप क्यों लेट हो रहे हैं, हमने तो ये जगह भी जाना था, वो जगह भी जाना था। तो इस चक्कर में मैंने वो नहीं किया। तो अब रिग्रेट वाला डिसीजन है कि अच्छा डिसीजन लिया, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। ये देखें जी छकड़ा आया YBR। अच्छा, YBR के बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको राय शेयर कर देता हूँ कि YBR का कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका बाइक का वेट कम है, उसकी ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, और शायद वेट कम होने की वजह से ही है। लेकिन सीबी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका वेट। प्लस पॉइंट भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जैसा आप उसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो प्लस में ये है कि इसमें जो बाइक है ना उसके अगर आप हाथ छोड़ देते हैं तो ये स्ट्रेट चलती रहती है, कोई इसमें इस तरह का इशू नहीं आता। और उसकी शायद एक रीज़न ये है कि इसमें जो इसके श्राउड्स वगैरह लगे हुए हैं ना वो एयर को सारा दरमियान में ले आते हैं। उससे ये होता है कि इसमें ये बाइक ना स्टेबल काफ़ी हो जाती है। लेकिन जब हवा नॉर्मल हो तब तक तो मसला ठीक है। जब हवा साइडवेज चलती है ना तो ये बाइक लगता है कि इसने उड़ जाना है। इसको काफ़ी ही मसला होता है हवा से। मुझे कभी किसी बाइक पे इतना इशू नहीं हुआ हवा से, यानी कि 60 से प्लस जब स्पीड हो आपकी और हवा तेज़ चल रही हो या आंधी आई हो तो उसके अंदर ये बाइक काफ़ी जो है ना बेचारी असर लेती है। उसकी शायद रीज़न उसके श्राउड्स हैं। श्राउड्स के ऊपर जब लगती है ना तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से हिलती काफ़ी है। इसमें टायर मैंने लगाया हुआ टिम्सन का 100-90-18 190 और 18। तो फ्रंट टायर को मैंने चेंज नहीं करवाया, हालांकि करवाऊंगा तो उसकी ग्रिप वगैरह शायद पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सूरज नीचे जा रहा है, बड़े मज़े का सीन हुआ है, लेकिन आजकल लाहौर में काफ़ी जो है ना वो गड्ढा वगैरह हुआ है। अच्छा, इसकी बात करें फुटरेस्ट इसके फोल्डेबल हैं, उससे इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। YBR में एक मेजर इशू जो लोग समझते हैं वो ये है कि इसका फुटरेस्ट YBR के बार उतर जाते हैं। तो उसमें फुटरेस्ट बहुत सॉलिड है। इसमें आप खड़े होकर चलाएं, बैठ के चलाएं, लेट के चलाएं। लेट के तो ना चलाएं, लेट के मेट्रो चलाना होता है। तो बैठ के खड़े होकर जैसे भी चलाते हैं आप। इसके फोल्डेबल पैक्स होने के बावजूद, फुट पैक्स जो हैं इसके फोल्डेबल हैं, उसके बावजूद इस पर काफ़ी वजन आ जाता है और इसको कुछ भी ऐसा नहीं करता कि टूट जाएंगे या कुछ और। तो काफ़ी स्टडी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो बना हुआ है। बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल सीबी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब इसमें जो इसका मार्केट कंपैरिजन है वो बनता है बनेली इससे बेहतर है। जो मर्ज़ी कह लें, बनेली इससे बेहतर है, लेकिन जब आती है बात मार्केट की बाइक होने की तो ये उससे बेहतर हो जाती है। किस हिसाब से कि इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी उससे थोड़े से बेहतर है। थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होंडा के ना अपने मसले हैं। एटलस होंडा के ऊपर भी एक बल्कि सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए कि ये लोग किस तरह फ्रॉड कर रहे हैं आजकल। इनके पास जब पार्ट नहीं होते, पार्ट्स अवेलेबल ना हो तो ये लोग कह देते हैं कि नहीं सर ज़रूरत ही नहीं है। और जिस दिन इनके पास वो पार्ट आ जाए जो आपको रिक्वायर्ड हो या आपको रिक्वायर्ड ना भी हो इवन, तो ये आपको कहेंगे ज़रूर कि आप ये वाला पार्ट लगवा लें कि हमने मंगवा ली है तो आपकी बाइक में इसकी ज़रूरत है, चाहे ना हो। तो ये मुझे इनकी काफ़ी बुरी बात लगी है। इन्होंने तो बल्कि काफ़ी अरसे से इस तरह का ये काइंड ऑफ स्कैम शुरू किया हुआ है और काफ़ी अजीब लगता है कि भाई अगर आपके पास, मतलब पहली बात तो ये है कि आप एक बाइक मार्केट में लाए हैं जो लाखों की तादाद में सेल हो रही है, हर महीने हज़ारों में सेल होती होगी कम से कम भी, तो उसके पार्ट ये अवेलेबल नहीं कर रहे। जबकि चाइनीज़ कुछ बाइक्स हैं जिनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इससे बेहतर थी
इस टाइम पे तो उसकी बहुत बेहतर अवेलेबिलिटी होगी है। शायद उसकी रीज़न है कि इसका क्या नाम है, चाइनीज़ बाइक के मुकाबले में ना इसका ये कह सकता हूँ कि अब दूसरे लोगों ने इसके पार्ट मंगवाने शुरू कर दिए हैं, जबकि एटलस जो है इसको सीरियस नहीं ले रहा। लेना तो चाहिए उन्हें, लेकिन नहीं ले रहा। आप क्या कह सकते हैं। आजा पैंट चोर, अरे ये पुट्ठा आ रहा है यार, क्या बंदा है कसम से। पुट्ठा आके रोक डालेगा तो मैं तो उसको लंबा पा देना इधर ही। अच्छा जी, बाकी ये है कि कंपैरिजन में GS 150 ठीक हो गया। GS 150 SE इन्होंने इसीलिए शायद लॉन्च की थी क्योंकि इनको नज़र आ गया था इनका मार्केट में क्या जो है ना कंपटीटर आ गया है, जिसने अलॉय रिम्स भी दे दिए हैं, जिसमें डिस्क ब्रेक भी है, जो काफ़ी चीज़ों में उनसे बेहतर थी। तो GS का इंजन के अलावा GS वाले कुछ भी नहीं उसके बारे में कहते। तो GS का इंजन मानने वाली बात है कि अच्छा है, पायदार है, हर हिसाब से ठीक है। लेकिन जब बात करें हम लोग कंफर्ट लेवल की, स्टेबिलिटी की, तो उसके अंदर तो ये बाइक उससे बहुत प्लस थी। उन्होंने शायद सोचा कि हम लोग सेम बाइक GS 150 SE के अंदर 4 फीचर डाल के निकाल देते हैं तो वो होंडा को मार्केट में शायद कम्पीट कर सकेगी। तो कुछ लोग हैं दुनिया में बेवकूफ़ मैं एक हिसाब से कहूँगा, एक हिसाब से नहीं कहूँगा। अगर किसी के पैसे कम हैं और उसको 150 बाइक चाहिए तो उसके लिए तो वो बाइक बहुत आउटस्टैंडिंग है, और ख़ासतौर पर उसकी मेंटेनेंस भी इससे काफ़ी सस्ती है। इस बाइक के पहले तो पार्ट नहीं मिलते, अगर मिल जाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिसाब से ना। जैसे कि इसका चेन स्प्रॉकेट सेट अगर आपने लेना हो तो इस वक्त होंडा वाले तकरीबन 5000 के अराउंड दे रहे हैं, जबकि सुजुकी का आई थिंक 22 या 2500 के अराउंड है। तो पार्ट्स इसके कम से कम यानी कि हाफ का डिफरेंस है इनके रेट्स के अंदर ना। भागने में ये बाइक बेहतरीन है, लेकिन जो बंदा भी टॉप स्पीड का बिलीवर हो और टॉप स्पीड चाहता हो तो मैं उसको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 4 दिन बाद आपको 125 ओवरटेक करेगा तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी। 125 जैसे ही 4 गियरों तक तो ये लोग साथ चलते हैं, जैसे ही 5th गियर लगाते हैं ना तो ये आगे निकल जाती है थोड़ी देर बाद। 125 की उस वक्त पावर काफ़ी होती है। टूरिंग के हिसाब से देखा जाए तो टूरिंग में मेरे हिसाब से मार्केट अवेलेबल ऑप्शंस, जिसमें मैं बेनेली को नहीं काउंट करूँगा, बेनेली शायद इससे कुछ हिसाब से बेहतर हो लेकिन उसके पार्ट अवेलेबिलिटी उससे कम है। तो मार्केट अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर GS 150 YBR बेसिकली इसका कंपैरिजन नहीं है, बनता ही नहीं है उनका, क्योंकि वो 125 कैटेगरी है। अगर आप 125 में देखना चाह रहे हैं तो आप YBR काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके मुकाबले में आपको मैं CB 125 कभी भी जो है ना प्रेफर नहीं करता। तो उसमें आप देख लें, ये आपकी ना पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपने क्या कौन सी बाइक लेनी है, आपको क्या फीचर्स चाहिए। यामाहा YBR के काफ़ी बड़ी मार्केट है और वो उसको जो है ना काफ़ी हद तक जो है पार्ट्स मिल जाते हैं और उसके काम शाम जितने भी मसले मसाइल हैं उसके हल निकल आते हैं। लेकिन अच्छा CB के मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि मसले मसाइल बहुत कम है। 10,000 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट उसका ज़ीरो कोई मसला आता, कुछ भी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि मैंने बाकी बाइकों में देखा है कि उनमें छोटे मोटे मसले आ जाते हैं 10,000 के अंदर भी। मैंने 16,000 चला ली है लेकिन इसका मीटर के साथ काम हुआ है। शायद ये है कि मैं एक दफ़ा गिरा था, उसकी वजह से इसका फ्रंट पे हल्का सा हेडलाइट कवर भी जो है ना हर्ट हुआ था, तो शायद उसकी वजह से कुछ हो गया हो, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी टूरिंग के हिसाब से ये बाइक बहुत बेहतरीन है। इवन मैं चाहता रहा हूँ कि मैं ऑफ रोडिंग करके दिखाऊँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरा माउंट से मेरा फ़ोन निकल ना जाए। तो टूरिंग के हिसाब से ये बाइक बहुत अच्छी है, ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छी है और ऑन रोड बहुत अच्छी है। इसका लीनिंग एंगल काफ़ी अच्छा है। आप हाईवेज़ वगैरह पे जा रहे हो तो अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन अगर लीन करते हुए आप लगा दें ना ब्रेक तो फिर ये बाइक निकल जाती है हाथ से। तो ये करना है कि लीन करते हुए ब्रेकिंग कभी भी नहीं करनी। तो ब्रेकिंग वाला काम काफ़ी जो है ना ख़तरनाक हो सकता है। और ये मेरे साथ बल्कि एक दफ़ा हुआ है, मुझे एक बंदे ने बताया था कि कभी भी ना लीन करते हुए ब्रेक नहीं करना। मैंने कहा पता नहीं क्यों कह रहा है, जिससे मैंने यानी कि एक बंदे से पूछा था CB लेने से पहले, तो वो गलत नहीं कह रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। क्योंकि जिस दिन मैंने वो वाला काम ट्राई किया ना तो मेरे साथ काम हो गया। मैंने लीन करते हुए ब्रेक लगाई पहली और बैक हल्की सी और ये बाइक स्लिप हो गई। लेकिन ये है कि इसमें आप ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस बाइक को अगर सुकून से चलाना है तो इस बाइक का बहुत 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 मज़ा है। और उसके मुकाबले में
GS के मुकाबले में GS इसके बाद GS YBR ये आपको फजूल लगते हैं। GR इसका कंपैरिजन है असल में, सही ना। तो GR देख सकते हैं, लेकिन वो उससे महंगी है।